हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सीरीज का प्रश्न है, आपका RRC ग्रुप D 26/8/2022 में पूछा गया प्रश्न है। सीरीज है 12, 17, 32, 57, 92। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है कि क्या आएगा। देखिए, जब भी सीरीज का प्रश्न आए ना तो दो बातों का विशेष ध्यान दीजिए। पहली बात आपको ये देखना है कि सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सीरीज बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो यह असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में। कैसे? 12 से बड़ी संख्या 17 आ रही है, 17 से बड़ी संख्या 32, 32 से बड़ी संख्या 57, यानी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, है ना। और दूसरी बात आपको ये देखना है कि जो लास्ट वाली संख्या यहाँ पे 92 है, वह पहली संख्या के 20 गुना से कम है क्या? तो बिल्कुल कम है 20 गुना से। 20 गुना इसका 240 होगा और एक कम बिल्कुल है 240 से। यानी जब भी कोई सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होता है और लास्ट वाली संख्या पहली संख्या का 20 गुना से कम होता है, उस केस में क्या होता है? कुछ ना कुछ प्लस होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अगर लास्ट वाली संख्या 20 गुना पहली संख्या के 20 गुना से अगर ज़्यादा होता है, उस केस में कुछ मल्टीप्लाई और प्लस होता है ना। तो सिंपली हमको पता चल गया कि इसमें कुछ ना कुछ प्लस होगा। 12 में क्या ऐड कर दे कि 17 आ जाए, तो आप लोग सिंपली बोलेंगे कि 5 ऐड कर दिया जाएगा 12 में, तो 17 आ जाएगा, है ना। और 17 में क्या ऐड करें कि 32 आ जाए, तो सिंपली अगर हम लोग 17 में 15 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आएगा, ठीक है। और 32 में कितना ऐड करें कि 57 आ जाए, तो प्लस 25 अगर ऐड कर देते हैं 32 में तो 57 आ जाएगा। और 57 में कितना ऐड करें कि 92 आ जाए, तो प्लस अगर हम लोग कितना ऐड कर दें 35 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 92 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको पता नहीं चल पा रहा है कि 92 में क्या जोड़ें कि यहाँ पे आ जाए आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे, है ना। तो जब आपको ऐसे पता न चले, ठीक है, तो एक बार और जो आप सीरीज निकाले हैं उसमें डिफरेंस लेके देख लीजिए। या तो आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा, है ना, निकालने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे तो आपको दिख रहा होगा कि पहली संख्या तो मैंने 5 ऐड किया था, ध्यान दीजिएगा। और जब मैं दूसरी संख्या ऐड किया 15, यानी पहली संख्या से 10 ज़्यादा ऐड किया था। कितना? पहली संख्या से 10 ज़्यादा ऐड किया था। पुनः दूसरी संख्या जो है वह जब तीसरी संख्या मैंने ऐड किया तो दूसरी संख्या से 10 ज़्यादा ऐड किया, 25 ऐड किया। 15 दूसरी बार ऐड किया था और तीसरी बार 25 प्लस 10 ज़्यादा ऐड किया था। और पुनः जब मैं चौथी बार ऐड किया 35, तो वह तीसरी संख्या से 10 ज़्यादा थी। कितनी? 10 ज़्यादा थी। यानी 10-10 ज़्यादा हम हर बार ऐड कर रहे हैं। तो अगली बार 35 से 10 ज़्यादा ऐड करेंगे, है ना। तो कितना ऐड करेंगे? 45 ऐड करेंगे। यानी कि 92 में 45 ऐड कर देंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आ जाएगा, क्या आएगा? 137। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका क्या आएगा? 137 आएगा। और 137 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। क्या दिया गया है? जिस तरह 158 384 से संबंधित है, उसी तरह बताना है 140 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। जब भी ऐसा आपको प्रश्न मिलता है तो हमें कुछ करना नहीं होता है। जो रेशियो की दो संख्या दी गई होती है ना, जैसे यहाँ पर रेशियो की दो संख्या कौन है? 158 और 384। हम रेशियो वाली दो संख्या में ये देखते हैं कि दोनों संख्याओं में क्या लॉजिक लग रहा है, क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे से दोनों संख्याएं कोरिलेट हैं। वही संबंध, वही लॉजिक हम लोग 140 और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और दूसरी बात आप लोग ये याद रखिएगा कि हमेशा छोटी संख्या से बड़ी संख्या लाते हैं। यानी हमेशा छोटी संख्या से प्रयास करते हैं कि छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या को कैसे रिलेट कर सकते हैं, है ना। 99% सवाल में यही होता है कि हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को लाने का प्रयास करते हैं। आप पहली संख्या 158 है और दूसरी 384 है। 384 को ध्यान से देखने पर पता चल रहा है कि 158 के 2 गुना के आसपास है। 3 गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 450 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं कि 158 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर हम जब 158 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? आपका 316 आ जाता है। लेकिन यहाँ तो 84 दिया है 300, तो कोई बात नहीं। 316 में अगर हम लोग 68 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा?
तो आप लोग बोलेंगे कि 68 ऐड करेंगे तो 8 6 14, 6 1 7 1 8, 384, यानी आ गया कि नहीं दूसरी संख्या 384। तो हुआ क्या, पहली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करके और 68 जोड़ने पे दूसरी संख्या बन रही है। तो सेम हम लोग 140 में भी यही कर लेंगे। 140 में भी हम लोग क्या करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 140 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 280 बन जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, 68 ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने 68 यहाँ ऐड किया था। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 68 ऐड कर देंगे तो 348 आ जाएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 348 आएगा, और 348 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। फिगर काउंटिंग का प्रश्न है, बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। एक प्रश्न एसएससी हो या रेलवे पूछा ही जाता है, और जो सबसे ज़्यादा फिगर काउंटिंग का प्रश्न पूछा जाता है वह त्रिभुज से पूछा जाता है। आपसे 3 ही प्रकार का फिगर काउंटिंग का प्रश्न पूछेगा, या तो त्रिभुज, या तो आयत, या तो वर्ग, है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा आपका त्रिभुज से प्रश्न पूछा जाता है। करने का हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए मेरी बात, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उन फिगर को काउंट करने का प्रयास करते हैं जो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि त्रिभुज है। उसके बाद पूरे आकृति में कॉम्प्लेक्स त्रिभुज को काउंट करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी छोटी सी बात याद रखिएगा, जैसे कोई सिमिलर त्रिभुज है, सिमिलर आकृति है, अगर किसी आकृति में 2-3 सिमिलर आकृति है, समझिएगा, तो हम एक आकृति में काउंट कर लेंगे कि कितने त्रिभुज है, और उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे जितने उस तरह की आकृति होंगी, तो हमको पता चल जाएगा टोटल। जैसे अगर इस डायग्राम में मैं सॉल्व करता तो मैंने क्या देखा, सिंपली मुझे दिख रहा है भाई कि ऊपर वाला जो ये त्रिभुज है ना, ऊपर वाला जो ये आकृति है ना, ये आकृति है ना, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यही आकृति। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ भी आपका ये आकृति सेम है, ठीक है, यहाँ भी सेम आकृति है ना, यहाँ भी आकृति सेम है, और यहाँ भी सेम वही आकृति है। आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल 4 जगह क्या है, एक ही जैसी आकृति है। मैं बना लेता हूँ यहाँ पे 4 जैसी एक ही आकृति है, ठीक है। तो अगर मैं इस आकृति में पूछूं कि कितने त्रिभुज हैं, तो आप लोग बोलेंगे सिंपल है सर, 1 1 2, और ये बड़ा वाला एक आपका कितना हो गया, 3। यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं ना। तो आप अब बोल सकते हैं कि नहीं कि भाई यहाँ भी 3 बनेगा, यहाँ भी 3 बनेगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो कितना हो गया आपका 12 तो मुझे स्पष्ट मिल गया। और देखिए, ठीक है, ध्यान थोड़ा सा और देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, ज़्यादा मैं नहीं ध्यान देने के लिए बोलूँगा, थोड़ा सा। तो जो अंदर की एक आकृति, मैं जहाँ जहाँ लाइन ड्रा कर रहा हूँ उस आकृति को ध्यान से देखने का प्रयास करिए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यह भी आकृति तो सेम इन्हीं के जैसा है ना, यह भी आकृति जो है सेम तो इन्हीं के जैसा है ना, तो यहाँ भी तो 3 ही बनेगा ना भाई। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, यहाँ भी कितना बनेगा, 3 बनेगा। आप लोग बोलिएगा हाँ सर बिल्कुल बात सही कह रहे हो, तो यहाँ भी 3 बन जाएगा। तो 12 तो मैंने बना रखा है, 3 और बना लेंगे तो कितना बन जाएगा, 15 बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा, 15 बन गया। और एक हमको यहाँ दिख रहा है स्पष्ट, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, तो एक और ऐड कर लेते हैं, हमें 16 मिल चुका है। अब और देखते हैं ये कहाँ पे त्रिभुज बना सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब मैं आपसे अगर ये बोलूँ, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि देखिए डियर, अगर मैं इस त्रिभुज को ले लूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और पुनः यहाँ से, तो ये भी तो डियर एक त्रिभुज है ना। तो 16 हुआ था, एक और ऐड कर दीजिए, ठीक है, तो टोटल कितना आ गया, 17 आ गया। अब मैं आपसे थोड़ा सा बोलूं कि भाई ये भी तो एक आकृति है ना, त्रिभुज है ना, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं ले लूँ और इसको मैं यहाँ तक ड्रा कर दूँ, यहाँ तक, तो ये भी तो एक त्रिभुज ही तो बनेगा ना, ये वाला। तो कितना हो गया, +1, एक और कर लेते हैं। और थोड़ा सा और ध्यान दीजिए, तो एक और हमको आकृति मिल रही है, और वो कहाँ पे मिल रही है, तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये मिल रही है यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं बोलूँ, ध्यान से समझिएगा, इस डायग्राम को तो हमने लिया नहीं है ना, यहाँ से यहाँ तक ले लूँ और पुनः यहाँ आ जाऊँ, और ये पूरा, ये भी तो एक बनेगा ना त्रिभुज। तो 17 एक 18 और प्लस एक और कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, यानी 19। यानी टोटल इसमें कितने त्रिभुज बने हैं, तो आपके 19, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में टाइपिंग को वाइपिंग लिखा जाता है, उसी भाषा में वाइपिंग को कैसे लिखा जाएगा, एसएससी एमटीएस 10/5/2023 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए ये बोल रहे हैं कि टाइपिंग को कैसे लिखे हैं, तो वाइपिंग के जैसे लिखे हैं ना। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, देखिए जब भी मान लीजिए कि किसी अल्फ़ाबेट के पेयर को, जैसे टाइपिंग को वाइपिंग लिख रहे हैं, तो भाई कैसे लिख सकते हैं,
टाइपिंग के जितने अक्षर हैं, लेटर हैं, यही करेंगे कि टाइपिंग के जो लेटर हैं उनके प्लेस वैल्यू में कुछ प्लस करेंगे या कुछ माइनस करके, यही तो कर सकते हैं ना, लिखेंगे ना। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? देखिए कैसे मैं बोल रहा हूं भाई। और दूसरी बात समझिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरी बात समझिएगा कि जाहिर सी बात है ना, ध्यान से समझिए, जाहिर सी बात है ना कि जो टी होता है ना, जैसे टाइपिंग को देखेंगे ध्यान से तो इसमें कितने अक्षर हैं, तो 3-6 अक्षर हैं, वाइपिंग में भी 6 अक्षर हैं। यानी जाहिर सी बात है कि इसमें का एक अक्षर जो होगा ना, एक से किसी से रिलेट होगा। तो जनरली जो होता है ना, टाइपिंग का पहला जो लेटर होता है ना, वह पहले वाइपिंग से संबंधित होता है, यानी भी से संबंधित होगा। वाई किससे? ए से संबंधित होगा। जनरली ऐसा होता है, जनरली, है ना। और या तो कैसे होता है, या तो टी का लास्ट से संबंधित होगा, वाई का एन से, ऐसे लास्ट से संबंधित होता जाएगा। और कई दफा बीच में भी किसी से भी संबंधित होता है, लेकिन जनरली जो होता है ना, केस में बनता है तो शुरू का अक्षर शुरू से ही संबंधित होता है। ठीक है, अब ध्यान थोड़ा सा अगर देंगे तो आप देख पा रहे होंगे। चलिए लिख करके थोड़ा बताते हैं, है ना, लिख करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। इस तरह के प्रश्न बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप देख करके 2 से 3 सेकंड में इस तरह के प्रश्नों को निपटा के चले जाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए इन्होंने क्या किया है, ध्यान से समझिएगा। टाइपिंग को क्या लिखा है? वाइपिंग लिखा है, लिखा है ना। टाइपिंग को क्या लिखा है? PING, ठीक है, लिखा है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो जो लास्ट के 4 अक्षर PING हैं वो हूबहू PING उतारा गया है। उतारा गया कि नहीं? आप लोग बोलेंगे जी सर सही बोल रहे हो, ठीक है। और टी की बात करें तो टी में कितना जोड़ने पे भी बनेगा, तो बोलिएगा सर अगर +2 कर देंगे टी में ना, यानी टी से +2 और आगे बढ़ेंगे तो TU भी, 2 आगे बढ़ेंगे तो भी आता है ना। उसी तरह अगर y से हम कितना बढ़ेंगे, 2 आगे बढ़ जाएंगे, y के बाद क्या आता है? Z के बाद A, तो कितना आ जाएगा A। यानी कुछ भी नहीं हुआ, टाइपिंग का जो 2 लेटर फर्स्ट का है ना, उसमें +2 उनके प्लेस वैल्यू में ऐड करके और बाकी 4 को हूबहू क्या किया गया है? कोड किया गया है। तो सेम चीज हम लोग वाइपिंग में कर लेंगे। अब देखिए इतना लिखना नहीं है, ऐसे लिखिएगा तो सिलेक्शन होगा नहीं एग्जाम में, कभी नहीं हो सकता है। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे आपको लिखना है, समझने के लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में आप कैसे करिएगा, इतना तो आपको क्लियर है भाई कि जो लास्ट का 4 डिजिट PING होगा ना, 4 डिजिट जो भी है वो सेम होगा। तो देखिए ऑप्शन डी में सेम नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन ए में है और ऑप्शन बी में है, ठीक है। PING लास्ट का 4, ठीक है ना, है ना। अब देखिए W में जब 2 जोड़िएगा, 2 और आगे बढ़िएगा तो कितना हो जाएगा? W के बाद XY, यानी कि Y तो आना चाहिए, है ना, Y आएगा। उसके बाद Y आएगा तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हैं। I में 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा? IJK आ जाएगा। और लास्ट का 4 उतार दीजिए, PING, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? YKPING, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। 3 शब्द दिए गए हैं, महिला, बहन, पत्नी। इन 3 शब्दों से हमको एक डायग्राम बनाना है जो इन 3 शब्दों को क्या कर रहा हो? रिप्रेजेंट कर रहा हो, ठीक है। अब ध्यान से इन तीनों शब्दों को हम देखते हैं तो हमको क्या पता चलता है? भाई महिला है, बहन है और पत्नी है। मैं आपसे सिंपल पूछूं कि भाई महिला और बहन में कोई संबंध है क्या? भाई हमको देखना पड़ेगा ना कि जो 2 शब्द हैं वो किसी प्रकार संबंधित है क्या, तभी तो अगर संबंधित होंगे तो हम उस अनुसार डायग्राम बनाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो हम पहले देखेंगे ध्यान से तीनों शब्दों को, क्या तीनों शब्द किसी भी प्रकार से संबंधित है क्या। तो अगर मैं महिला और बहन की बात करूंगा और मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये बताइए महिला और बहन संबंधित है क्या, तो आप लोग बोलिएगा सर जो बहन होती है ना वो महिला ही तो होती है ना, ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि बहन पुरुष होगी, ऐसा नहीं है ना। तो आप लोग बोलिएगा भाई कि महिला के अंदर ही बहन होगी। अगर मैं पत्नी की बात करूं, महिला और पत्नी की, तो यहाँ पे भी आप लोग यही बात बोलिएगा सर जो पत्नी होगी ना वो महिला ही तो होगी ना, ऐसा तो है नहीं कि पुरुष होगी। लेकिन ठीक है, अगर बहन और पत्नी में मैं पूछूं कि कोई संबंध है क्या, तो आप लोग बोलेंगे हाँ सर, कुछ बहन ऐसी होंगी जो पत्नी भी होंगी और कुछ पत्नी ऐसी भी होंगी जो बहन होंगी। ये चीज़ आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, मैं फिगर बना के बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए कुछ फिगर हमारा इस तरह से बनेगा। ये आपकी क्या होगी? ये महिला हो गई, है ना, ये क्या होगी? महिला जी हो गई, ठीक है। इसी के अंदर दोनों आएंगी, बहन भी आएगी और क्या आएगी? तो आपका पत्नी भी आएगी। क्या आएगा? पत्नी भी आएगी, ठीक है। बहन और पत्नी भी आएंगी, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई बहन महिला होती है, पत्नी भी महिला होती है, इसलिए मैं क्या किया हूं, इन दोनों को क्या किया हूं, तो महिला के अंदर रखा हूं। अब यहां पे सवाल उठता है कि भाई बहन और पत्नी ऐसे कैसे हो सकता है कि कुछ बहन क्या है तो पत्नी है और कुछ पत्नी बहन है। तो ध्यान से समझिएगा,
ठीक है, इसे आप लोग याद ही रख लीजिएगा, आप लोग याद ही रख लीजिएगा इस चीज़ को। लेकिन फिर भी थोड़ा मैं समझाने का आपको प्रयास करता हूँ। सपोज करिए आपकी सिस्टर है, सपोज करिए आपकी सिस्टर हैं, आपकी सिस्टर हैं, ठीक है, दो सिस्टर हैं, ठीक है ना। तो एक सिस्टर की शादी हो गई है, तो एक जो बहन है आपकी वो किसी की पत्नी है कि नहीं? आपकी दो बहनें, एक लोग की शादी नहीं हुई है, तो दो बहनों में से एक की शादी हो गई है, तो एक क्या है, किसी की पत्नी भी तो है ना, लेकिन एक क्या है, पत्नी नहीं है ना, एक तो सिर्फ बहन है। तो वही मैं बात बोल रहा हूं भाई कि जो बहनें हैं ना, कुछ बहनें पत्नी हो सकती हैं किसी और की, बात समझे। इसी तरह पत्नी के लिए भी लागू होता है, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर मैं पत्नी की मैं बात कर दूं कि भाई कि आपकी अगर कोई पत्नी होगी तो वो किसी की बहन तो होगी ना, समझ पा रहे हैं कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा डायग्राम बनेगा, और इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में। अगर बात नहीं समझ में आया है तो याद रखिए, रट लीजिए, कुछ क्वेश्चंस, कुछ बातें आपको याद रहना चाहिए, सिंपल सी बात है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जब एमएन रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति के लिए दर्पण प्रतिबिंब चुनें। मिरर इमेज का सवाल है, एसएससी का फेवरेट प्रश्न है, एसएससी पूछती है। कहा जा रहा है ना कि अगर यहाँ पर एक दर्पण रखा जाए, है ना, यहाँ पे दर्पण आकृति के राइट में एक दर्पण एमएन रखा जाए तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, यानी कि दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन से करिए, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब भी यहाँ इसका मिरर इमेज बनेगा तो ये गोल वाला क्या है, तो इधर आएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, और ये त्रिभुज आपका कुछ ऐसे हो जाएगा, और तो इस तरह की आकृति आपकी कुछ बनेगी। और इस तरह की आकृति आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन ए में तो है नहीं, और सी में तो है नहीं, डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी होना चाहिए। और बी में क्या है ना, गोला, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, बी में क्या है, पूरा रंगा नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, ऐसे कुछ रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। डाइस का प्रश्न है, बेहद ही अच्छा टॉपिक है, और एक प्रश्न पूछ लिया जाता है डाइस से, और बेहद मैं आसान इस टॉपिक को मानता हूं, ठीक है। देखिए, तीन डाइज आपके सामने दिए गए हैं, और इन तीन डाइजों के फलक पर आयत है, डायमंड है, सर्कल है, त्रिभुज है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ना भाई कि त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाला आकृति को बताइए कौन सा आएगा, ठीक है। तो आप सबको पता होगा, दो बात तो पता होगा भाई कि अगर आपको दो डाइज पता हो, यहाँ तो तीन डाइज दिया है, तो दो डाइज, हम तीनों डाइज में ऐसा दो डाइज लेंगे जिसमें एक फलक कॉमन हो, ठीक है। और एक फलक जब कॉमन दो डाइजों में मिल जाता है तो हम क्लॉकवाइज घूम करके सबका विपरीत निकाल देते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको और दिमाग लगाने का प्रयास कहूँगा, कब कहूँगा, जब आपको तीन डाइज दिया हो, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ तीन डाइज है ना, तो तीन डाइज में अगर मैं क्या करूं, पहले और दूसरे डाइज को ध्यान से देखूं। पहले और दूसरे डाइज को मैं जब ध्यान से देखता हूं तो मैं देखता हूं कि भाई आपका सर्कल और डायमंड क्या है, दोनों त्रिभुज, दोनों डाइज में कॉमन है कि नहीं भाई। दोनों डाइज के दो फलक की दो आकृतियां कॉमन है, एक सर्कल एक डायमंड, एक सर्कल एक डायमंड, दो डाइज में दो फलक की दो आकृतियां कॉमन हैं। तो इस केस में क्या होता है कि जो तीसरे फलक की जो क्या होती हैं आकृति होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो त्रिभुज के विपरीत क्या हो जाएगा, आयत, और आयत किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको दो डाइज ऐसा नहीं पकड़ के करना पड़ेगा, आप सिंपली इसको देखते ही 2 सेकंड में करके निकल जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी दो डाइज के दो फलक की संख्याएं कॉमन होती हैं तो उस केस में दोनों डाइज के तीसरे फलक की जो संख्याएं होती हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये कंसेप्ट है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या दिया गया है, जिस तरह चीन ब्राजील से संबंधित है उसी तरह बताना है कि, माफी चाहते हैं, चीन बीजिंग से जिस तरह संबंधित है उसी तरह बताना है कि ब्राजील क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका कौन सा शब्द आएगा। तो सिंपली देखते देखते पता चल रहा है। इतना याद रखिएगा कि जब भी कोई रेशियो में शब्द दे, संख्याएं दे या अल्फाबेट दे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, वहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या उनके बीच संबंध है। जैसे यहाँ चीन बीजिंग है ना, तो हम चीन बीजिंग को देखेंगे कि भाई चीन बीजिंग कैसे एक दूसरे से रिलेट है,
उसी रिलेशन को हम लोग ब्राजील और क्वेश्चन मार्क में लगा करके अपना आंसर लाएंगे। सिंपल सी बात है। अब चीन और बीजिंग की बात करें तो बच्चा बच्चा जानता है, हर बच्चा को पता होगा कि भाई जो बीजिंग है ना वो चीन की राजधानी है। क्या है बीजिंग? क्या है? तो चीन की राजधानी है। कैपिटल ऑफ चीन इज बीजिंग। ठीक है, यानी जो दूसरा शब्द है पहले शब्द का राजधानी है, तो उसी तरह ब्राजील की राजधानी क्या होती है? तो ब्राजीलिया होती है। क्या होती है? ब्राजील की राजधानी आपका क्या होता है? ब्राजीलिया। यानी कि आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? ब्राजीलिया आएगा, और ब्राजीलिया किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है आपका ब्राजील, जिसकी कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। जिस तरह चीन की राजधानी बीजिंग दिया है, उसी तरह ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा करें। बहुत ही खूबसूरत सवाल है और बहुत कठिन भी सवाल ये होता है इस तरह का, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप लोग मॉक देते होंगे या प्रीवियस देखे होंगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कुछ इजी होते हैं, लेकिन 2-4% ऐसे क्वेश्चन इसमें होते हैं कि आपको समझ नहीं आता है कि आपको करना क्या है। जैसे सिंपल एक क्वेश्चन बोल रहा है ना कि एक श्रृंखला दी गई है अक्षर की, इस खाली स्थान में कौन से ऑप्शन के अक्षर को रखने पर यह श्रृंखला एक क्या करेगा? तो कोई सीरीज फॉर्म करेगा, है ना, यानी सार्थक एक अनुक्रम बनाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना, जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले तो दो बातें, मैं ज़्यादा बातें नहीं बोलता हूँ, दो बातों का ध्यान दीजिए। ठीक है, पहली बात आपको क्या करना है डियर, पहली बात आपको क्या करना है? तो सिंपली जितने भी खाली स्थान के साथ अक्षर इस श्रृंखला में है उनको काउंट करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा, 15 है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई या तो मैं 3-3 का पेयर बना दूं या तो मैं 5-5 का पेयर बना दूं। बात समझिए, या तो मैं 3-3 का पेयर बना दूं या तो मैं 5-5 का। भाई 3-3 का पेयर 5 बनाएंगे तो 15, 5-5 का पेयर 3 बनाएंगे तो 15। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, और दूसरी चीज आपको क्या देखना है कि भाई आप ये देखिए कि इस सीरीज को, इस श्रृंखला को बनाने में कौन कौन से अक्षर यूज किए गए हैं। तो ए किया गया है, सी किया गया है, बी किया गया है, एक्स किया गया है, वाई किया गया है, जेड। ऑप्शन में भी देखिए कि ऑप्शन में भी कोई ऐसा आपके अक्षर तो नहीं है ना जो ऑप्शन सारे ऑप्शन में दिया है। तो इसमें देखिए श्रृंखला में तो बी नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, लेकिन ऑप्शन में दिया है कि नहीं? बी भी नहीं दिया है श्रृंखला में, वाई, लेकिन ऑप्शन में, हर ऑप्शन में बी और वाई दिया है। तो बी और वाई को मैंने इंक्लूड कर लिया। मैंने देख लिया भाई कि 6 ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग करके क्या किया गया होगा? इस सीरीज को बनाया गया होगा। अब यहाँ पे मैटर ये फंस जाता है भाई, या तो हम 3 का बनाएंगे या तो 5 का। ठीक है, जनरली क्या होता है कि जो 6 शब्द होते हैं ना, जैसे 6 अक्षर यहाँ पे है ना, तो 6 अक्षर का प्रयोग करके बनाया गया है ना, तो 6-6 का पेयर बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ तो 6 है ही नहीं, 5 है या तो 3, तो हमारा 6 तो एलिमिनेट हो गया, यानी कि हम 6 का नहीं बनाएंगे, या तो 5 का बना सकते हैं या तो 3 का। तो हम 3-3 का पेयर बनाएंगे, और 3-3 का पेयर हम बनाएंगे तो 3-3 का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, 3-3 का हम क्या करते हैं तो पेयर बना लेते हैं। ओके, 3-3 का मैंने क्या किया तो पेयर बना लिया। ओके, कुछ इस तरह से बन गया। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए, शुरू में सी ए दिया है, मतलब सी खाली स्थान है, और बाद में भी सी खाली स्थान है। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है ना। और बीच में भी क्या दिया गया है? ए और सी दिया, यानी सी ए खाली स्थान सी। तो मैं ये बोल सकता हूं भाई कि पहला और तीसरे और पांचवें में क्या है कि सी ए है, तो बीच में क्या होगा? एक ही कोई ऐसा अक्षर होगा तभी तो फॉर्म करेगा, यानी कॉन्ग्रुएंट होगा, एक जैसे होगा तभी तो हो सकता है ना। तो क्या हो सकता है? वाई तो मैं रखने का प्रीफर नहीं करूंगा, वाई मैं नहीं रखूंगा। क्यों मैं नहीं रखूंगा? क्योंकि वाई जो है सी और ए के पास नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं भाई यहाँ पे मैं बी रख देता हूं, और यहाँ पे भी मैं बी रख रहा हूं। ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं, यहाँ पे भी मैं बी रख दिया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि भाई पहला क्या हुआ? सी बी ए, यानी कि ए बी सी 3 अक्षर है, कंटिन्यूअसली 3 अक्षर दिया है। तीसरे में भी ए बी सी कंटिन्यूअसली 3 अक्षर, यहां उल्टा दिया उससे मतलब नहीं है, लेकिन 3 अक्षर हैं कि नहीं लगातार ए बी सी वाले, है ना। और पांचवें में भी सी बी ए यानी ए बी सी है कि नहीं। अब हमारे पास बच गया एक्स जेड और जेड एक्स। तो जाहिर सी बात है कि मैं देख रहा हूं कि एक्स जेड हो गया और जेड एक्स, और मैंने वाई को यूज नहीं किया है, तो वाई यहां भी रख देते हैं। एक्स जेड यहां है, यहां भी एक्स जेड आ रहा है, तो वाई यानी जो अक्षर यहां आएगा वही अक्षर यहां आएगा, तभी तो मैं बोलूंगा ना कि एक्स वाई जेड है और एक्स वाई जेड है, यानी 3 अक्षर लगातार आपके हैं।
है ना। तो हमारा कुछ इस तरह से फॉर्म करेगा, यानी बी वाई बी किस ऑप्शन में दिया गया है, बी वाई बी आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बन रहा है आपका श्रृंखला CBA, यानी कि ABC लगातार, उसके बाद XYZ आ रहा है, पुनः ABC, XYZ, पुनः ABC। इस तरह से क्या है, श्रृंखला चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए कथन पर विचार करें और बताइए कि दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन में निहित है। देखिए कथन दिया गया है और धारणाएं दी गई हैं, ठीक है। अब जनरली इस तरह का जो प्रश्न होता है ना, ध्यान से समझिएगा, जनरली इस तरह का जो प्रश्न होता है, कथन जो भी दिया गया होता है उसी को हम लोग ट्रू मानते हैं। जो कथन दिया गया होता है भले ही वो सामान्य ज्ञात तथ्यों से गलत हो, लेकिन जो कथन दिया है उसको हम ट्रू मानेंगे। और कथन को ध्यान से पढ़ के देखेंगे कि जो धारणा दिया है ना, जैसे दो धारणाएं दिया है। पहला कथन बोल रहा है कि बच्चे ईमानदार और मुखर होते हैं। उसके बाद धारणा दे रहा है ये कि बच्चे द्वारा उनके मन की बात बोल देने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। बी धारणा क्या है, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। तो हम लोग कथन को क्या करेंगे, 100% क्या बोलेंगे, राइट, सही मान करके, है ना, उसको कंसीडर करके और धारणा को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कौन सी धारणा सही है। ध्यान से समझिएगा मैं कैसे इसको कर रहा हूँ। मैंने पढ़ा भाई कि बच्चे ईमानदार और मुखर होते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भाई बच्चे ईमानदार और मुखर होते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं बोल रहा हूं कि सभी बच्चे ईमानदार और मुखर होते हैं। ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। भाई मैं बोलूं कि बच्चे ईमानदार और मुखर होते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि हाँ कुछ बच्चे ऐसे हैं भाई जो ईमानदार नहीं हैं, क्योंकि मैं ऐसा तो बोला नहीं कि सभी बच्चे ईमानदार और क्या हैं, मुखर हैं, ऐसा बोला नहीं ना। तो बात ध्यान से समझिएगा। अब मैं आप धारणा ये पढ़ता हूं कि बच्चों द्वारा उनके मन की बात बोल देने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि बच्चे ईमानदार और मुखर होते हैं। मुखर का मतलब होता है कि जो मुंह में आए, जो दिल में आए उसको बोल देने वाले को मुखर बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है कि भाई बच्चे द्वारा उनके मन की बात बोल देने की संभावना, पॉसिबिलिटी अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो हम इसको सही मानेंगे। सही क्यों? क्योंकि दिया है आपका कथन में कि बच्चे ईमानदार और मुखर होते हैं। मुखर मतलब जो अपने दिल और मन की बात बोल देता है तुरंत, ठीक है। तो उसके साथ यहाँ संभावना दिया है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। बच्चों द्वारा उनके मन की बात को बोल देने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो पहला सही है। दूसरा धारणा मैंने देखा कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लिखा गया है कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। ये गलत है। मैं क्यों गलत बोल रहा हूँ भाई? यहाँ देखिए, बच्चे ईमानदार हैं, यानी कि बच्चे ईमानदार हैं, वो झूठ नहीं बोलते होंगे। लेकिन मैंने यहाँ कभी नहीं बोला है कि सभी बच्चे ईमानदार हैं। मैंने नहीं बोला है ना भाई। तो मैं इतना अगर बोलूँ कि बच्चे ईमानदार हैं, है ना, तो बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, गलत है। बच्चे झूठ बोलते हैं। ऐसा अगर मैं बोला होता कि सभी बच्चे ईमानदार हैं, तब सही होता कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बात समझ पाए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा। कई दफ़ा आपको हो सकता है कि मेरी बात समझ में ना आए, लेकिन एक दो बार आप क्या करिए, रिमाइंड करके उसको सुनने का प्रयास करिए। मैं बोल रहा हूँ भाई, कथन में बोला है कि बच्चे ईमानदार हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि सभी बच्चे ईमानदार हैं। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए हमारा बोला है बी कि बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, ये गलत है। बच्चे झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि बोला है बच्चे ईमानदार हैं। सभी बच्चे ईमानदार नहीं हैं। बच्चे ईमानदार हैं तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो ईमानदार नहीं होंगे। और ये बोल रहे कभी बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए मेरा गलत है। यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल धारणा ए निहित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5 बच्चे ए बी सी डी और ई दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न अच्छा आता है अपने आप में। इस सीटिंग अरेंजमेंट की एक प्रॉब्लम क्या होती है समझिए ध्यान से। सवाल भले इजी हो, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा ना, तो कम से कम 3 लाइन, 3 से 4 लाइन में तो इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन तो दिया ही होगा। और इसी से बच्चे और कोई भी घबरा जाता है कि यार सवाल तो बहुत बड़ा है, इसको छोड़ के निकलते हैं। लेकिन सारे सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न टफ नहीं होते हैं। हाँ, क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे अच्छे बनते हैं क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। बैंकिंग का क्वेश्चन अगर देख लेंगे
तो फिर अच्छा देख लेंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट का अगर आप देखेंगे, जैसे SBI PO वगैरह का देख लेंगे, तो आप तो 2-3 टाइम खाना ही नहीं खाइएगा कि हमसे हुआ नहीं। SSC रेलवे का तो कर लेंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, SSC रेलवे में उतने टफ नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन कम से कम 4 लाइन का होता है, 3 से 4 लाइन। तो क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, घबराना नहीं है। हाँ, जरूर ये बात होता है कि भाई 4 लाइन का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको पढ़ने में ही हमारा 20 सेकंड चला जाता है, ठीक है। इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हो गया, अगर बड़ा दिखे आपको तो इसको लास्ट में अटेम्प्ट करने का प्रयास करिए। सारे एक बार क्वेश्चनों पे आपने मूव किया, उसके बाद उस पर आइए, ठीक है। क्योंकि कई दफ़ा क्या होता है कि क्वेश्चन टफ भी होते हैं, आसान है तो आप तो करके निकल जाएंगे, ठीक है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना होता है। चलिए करते हैं। करने का अप्रोच क्या होता है, सिंपल। जो भैया बोलेंगे क्वेश्चन में वही हम करेंगे। सिंपल सा बात तो एक पता आप सभी को होगा, थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करता हूँ। अगर मैं बोलूँ, समझिएगा कि अगर मैं बोलूँ एक लड़का है, क्या है ये लड़का, मोनू भाई है, ठीक है। ये लड़का मोनू भाई है और ये जो है ना क्या किया है कि ऐसे खड़ा है, ठीक है। और इसको आप देख रहे हैं, ठीक है ना, इसको आप देख रहे हैं। तो आपके लिए इसका क्या होगा, आपके लिए इसका लेफ्ट ही ये होगा, इधर वाला, यानी बायां इधर होगा, ठीक है। और इसका दायां राइट इधर होगा। इस बात को आप समझे होंगे, उम्मीद मैं करता हूं। सिंपली याद रखिएगा, अगर मैं कोई लकीर खींच दूं, ठीक है, लकीर खींच दूं और इसका मैं बायां पूछूं तो इधर होता है, और इसका दायां किधर होता है, इधर होता है। सिंपली आप लोग इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि बाएं दाएं का खेल होता है, आपको ये पता होना चाहिए कि किधर बायां होता है किधर दायां होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। बोला है कि 5 बच्चे हैं ABCDE और E दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। D के बाईं ओर B है, B और C हर ओर से एक साथ हैं, एक दूसरे के बगल में है, और C पंक्ति के एक छोर पे है। D चौथे या 5वें स्थान पर नहीं हो सकता है, E A के दाईं ओर है, तो पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है। सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता है कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ दक्षिण, इधर आपका ईस्ट पूरब, इधर वेस्ट पश्चिम। और ये भैया बोले हैं शुरू में ही कि दक्षिण की ओर 5 बच्चे मुंह करके खड़े हैं, यानी नीचे की तरफ, इस साइड, इधर की तरफ, है ना। मैं बोलता हूं आप दक्षिण किधर भी मान लेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न में अगर आपसे नॉर्थ बोले, साउथ बोले, तो आप दक्षिण किधर भी मान सकते हैं। मैं मान लेता हूं, सपोज करिए मैं मानता हूं कि दक्षिण उनका इधर है। फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, बात समझ रहे हैं कि नहीं। आप नीचे भी दक्षिण मान लेंगे तो इनका नीचे की तरफ मुख होगा, बात समझ रहे हैं कि नहीं। मैं मान लेता हूँ दक्षिण ऊपर है तो इधर की तरफ, ऊपर की तरफ ही मुख करके खड़े हैं, तो साउथ क्या है, ऊपर है, मैं मान रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किधर भी, इधर भी मान सकते हैं, आप इधर भी मान सकते हैं, साउथ मान के बनाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इस कन्फ्यूजन में अब नीचे थोड़ा हम साउथ मानूंगा ना, तो थोड़ा सा लेफ्ट राइट का जो इशू होगा ना, थोड़ा सा मुझे दिक्कत करेगा, किसी को भी दिक्कत करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपने अकॉर्डिंग दिशा को मान लेते हैं। हमने ऊपर मान लिया कि ऊपर दक्षिण है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब क्या बोल रहे हैं भैया, बोल रहे हैं कि डी के बाईं ओर बी है, ठीक है। जब ऊपर की तरफ है, ध्यान से समझिएगा, ऊपर की तरफ यानी दक्षिण है, तो डी के बाईं ओर क्या है, तो बी है। ध्यान से समझिएगा भाई, डी के बाईं ओर, बायां इधर ही तो होगा ना डी का भाई। अगर डी यहाँ पे है और इधर ऊपर की तरफ मुंह करके खड़ा है भाई, तो इसका बायां इधर होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। तो यही मैंने बी लिखा। आगे बोल रहा है बी और सी हर ओर से एक साथ हैं, यानी कि एक दूसरे के बगल में है। ये बोल रहा है ना कि बी और सी जो है ना हर ओर से एक साथ हैं और एक दूसरे के बगल में है, यानी कि बी और सी, सिंपली बोल रहा है कि बी और सी एक दूसरे के बगल में है, चाहे आप इसको लेफ्ट से देखिए या राइट से देखिए, यानी बी और सी के बीच में कोई नहीं है, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है, और सी पंक्ति के एक छोर पर है, यानी सी क्या है, पंक्ति के एक छोर पर है, तो सी क्या हो गया, ये लेफ्ट साइड में हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे हो गया और ये यहाँ हो गया। आगे क्या बोल रहा है कि डी चौथे या 5वें स्थान पर नहीं हो सकता है, डी चौथे या 5वें स्थान पर नहीं हो सकता है। टोटल कितने व्यक्ति थे, 5 थे, 3 लोगों को मैं बैठा दिया, चौथा यहाँ होगा, 5वां यहाँ होगा। और बोल रखा है कि डी चौथे या 5वें पर नहीं होगा, यानी डी यहाँ नहीं हो सकता है ना यहाँ हो सकता है, तो डी जहाँ पे है वहाँ सही है, डी जहाँ मैं बैठाया हूँ वहाँ सही है, बिल्कुल है। अब आगे क्या बोल रहा है, ई जो है ए के दाईं ओर है, ई क्या है, तो ए के दाईं ओर, ए का दायां इधर हो जाएगा, ठीक है, तो ई यहाँ बैठा है, ठीक है। अब आगे हमने बैठा दिया सबको, 5 लोगों को। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि पंक्ति के मध्य में कौन खड़ा है, तो सिंपली पंक्ति के मध्य में 2 इधर से हो गए, 2 इधर से 4 और बीच में डी है, यानी पंक्ति के मध्य में मिडिल में कौन आपका है, डी है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
दिए गए समीकरण को संतुष्ट करने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। ठीक है, एक इक्वेशन दिया है और एसएससी में पूछा जाता है इस तरह का प्रश्न, और इस तरह के प्रश्न को मैं कठिन मानता हूँ। आप कहेंगे सर आप तो मतलब पगला उगला तो नहीं गए, इतना इजी प्रश्न दिया गया है। बोल रहा है कि इक्वेशन दिया है और किस ऑप्शन के साइन को इंटरचेंज यानी बदलने पर आपस में समीकरण संतुष्ट होगा। सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन मैं इसको टफ इसलिए मानता हूँ, मैं बता रहा हूँ इसका रीजन। जो भी प्रश्न रीजनिंग का आपका 1 मिनट से ज़्यादा खाता है वह टफ है। जो भी प्रश्न 1 मिनट से ज़्यादा खाता है, एसएससी रेलवे की बात कर रहे हैं, बैंकिंग में तो पजल होते हैं भाई, तो वहाँ तो पजल को ही सॉल्व करने में 2-3 मिनट लग जाता है। ठीक है, इसको करने का जो सिंपल अप्रोच क्या होता है कि भाई ऑप्शन एक एक चेक कर ले। आप लोग भी बोल रहे हैं कि भाई सर सिंपल सा सवाल है, ऑप्शन ए के साइन को पुट करके देखें इंटरचेंज करके, ए सेटिस्फाई किया तो ए हो गया, बी किया तो बी, सी किया तो सी, डी किया तो डी, है ना, आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया भाई ठीक है ऑप्शन से चेक करते हैं, आपने ऑप्शन ए को चेक किया और ऑप्शन ए क्या किया, संतुष्ट नहीं किया तो ये नहीं हुआ। 20 सेकंड नहीं लेके चला गया, बी चेक किए, दुर्भाग्यवश बी भी नहीं हुआ, 20 सेकंड ए भी लेके चला गया। सी को चेक किए, दुर्भाग्यवश ए भी नहीं हुआ, और डी को चेक किए तो डी हुआ। लक्ष्य 7 हुआ तो ये चेक किए तो यही हो जाएगा आपका। तो आपका कम से कम 40-45 सेकंड लेके निकल जाएंगे 3 ऑप्शन। देखिए मेरे पास भी बहुत बड़ा कोई जुगाड़ नहीं है, तोप नहीं है कि मैं इसको एकदम तुरंत कर दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा एक छोटी सी मैं बात कहूँगा आपसे, जिसको आप लोग ध्यान में रखिए और कभी क्वेश्चन आए तो उसको कंसीडर करिए, बिल्कुल करिएगा ऐसा। जब भी क्वेश्चन आए तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, ऑप्शन से जाने के लिए आप लोग बोल ही रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है भाई कोई दिक्कत मुझे भी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ी सी एक बात बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये इक्वल टू के बराबर में, इक्वल टू के इधर आपका 19 दिया, 19 छोटी संख्या दिया है कि नहीं, छोटी संख्या बिल्कुल दिया है ना। अब देखिए 42 डिवीजन 6 दिया है, तो भाई 42 तो 6 से कटेगा, तो हमें लग रहा है हम छेड़ेंगे नहीं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। 42 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ भी अगर मैं क्या कर दूँ, माइनस है, 56 - 8 है, अगर मैं यहाँ भी क्या कर दूँ, ये बड़ी संख्या जो देखिए 42 से बड़ी संख्या 56 है और 6 से बड़ी संख्या 8 है कि नहीं, है ना। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं क्या कर दूँ कि भाई अगर मैं माइनस की जगह डिवीजन कर दूँ तो यहाँ पे मुझे और छोटी मिल जाएगी, इसके अपेक्षा मुझे क्या मिलेगा, थोड़ा सा और मुझे सुविधा हो जाएगा, है ना। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं रहने देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। समझ पा रहे होंगे मैं क्या करूँ, मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि इसको डिवीजन को, है ना, यहाँ इसको न रख करके मैं माइनस की जगह रखूँ और 56 को काटने का प्रयास करूँ। समझ पा रहे मैं क्या करूँ, 56 को काटने का मैं प्रयास करूँ तो चीज़ें कुछ आसान बनेंगी। आसान कैसे बनेगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर मैं क्या कर दूँ, माइनस की जगह डिवीजन रखूँ और डिवीजन की जगह मैं माइनस रख दूंगा, ध्यान से समझिए, तो ये बहुत छोटा बन जाएगा इतना। अगर नहीं रखता तो ये बड़ा रहता, 48 के आसपास बनता, बड़ा रहता, यहाँ 90 दिया है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस और डिवीजन को इंटरचेंज करने का प्रयास करता हूँ और केवल ऑप्शन एक ही में माइनस और डिवीजन इंटरचेंज, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। इंटरचेंज करके आप देख भी लीजिए, ठीक है, सिंपल सी बात है, करके दिखा देते हैं। 56 यहाँ डिवीजन कर लेते हैं, यहाँ माइनस कर लेते हैं, ठीक है, डिवीजन 8 हो गया, प्लस हो गया 42 हो गया, -6 हो गया, इंटू 5 हो गया, ठीक है, बराबर 19 दिया है। 8 से काटिएगा 7 आएगा, प्लस 42 आ गया, -6 5 30, 6 5 30, 42 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 49 माइनस कितना कर दीजिए 30, तो कितना आएगा 19, यानी 19 बराबर 19 आ गया, यानी ऑप्शन डी के साइन को इंटरचेंज करने पर सेटिस्फाई कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। और देखिए सिंपल सी बात है, बहुत आसान सवाल दिया है, इसको आप लोग ऐसे मत करिएगा, यहीं पर डायरेक्ट आप इंटरचेंज करके इसको सॉल्व करके निकाल लीजिएगा। समझाने के लिए मैं इसको लिखा हूँ, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। कथन दिया गया है, कुछ भूमि रेगिस्तान है, सभी रेगिस्तान गर्म होते हैं, और निष्कर्ष दिया है, बताना है कि कौन सा निष्कर्ष हम राइट निकाल सकते हैं। सिलॉक्स का प्रश्न है। सिलॉक्स भी अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है एसएससी रेलवे स्टेट एग्जाम जिसमें रीजनिंग का प्रश्न आए और आपका सिलॉक्स का प्रश्न ना आएगा। करने का अपना अप्रोच क्या होता है, इसलिए बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। करने का अपना अप्रोच क्या होता है, सिंपली जो कथन होता है ना, उससे हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं। जो कथन में बोलता है उसके आधार पे हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसी डायग्राम के आधार पर देखते हैं कि निष्कर्ष कौन सा राइट हो सकता है।
सिंपल सा इसका फंडा होता है, ठीक है। इसको एक और तरीका होता है 50-100 मान के करने का, लेकिन मैं सलाह दूंगा आप वैसे मत करिए। कुछ लोग पढ़ाते हैं उससे भी किया जा सकता है, लेकिन डायग्राम बेस्ट होता है। एसएससी रेलवे का आप करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। डायग्राम से आप निपटा लेंगे, आसान होता है इससे भी। देखिए बोला गया है कथन में कि कुछ भूमि रेगिस्तान है। ध्यान दीजिएगा, मैं बना दे रहा हूँ भाई। कुछ भूमि, भूमि को मैं क्या मान लेता हूँ, बी से क्या हो गया भूमि, बी से भूमि, कुछ भूमि क्या है रेगिस्तान, रेगिस्तान को मैं आर बना लेता हूँ। अब देखिए भैया, यहाँ भूमि पूरा मत लिखिएगा, नहीं तो जिंदगी नर्क हो जाएगी, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसे नहीं कि यहाँ बनाइए, यहाँ भूमि लिखिए, फिर इसको गोला में रखिए। भाई आप बी से भी तो इसको समझ जाइए ना, शॉर्टकट में लिखने का प्रयास करिए, यही तो समय बचाएगा ना। आर से रेगिस्तान, आगे बोला है कि सभी रेगिस्तान गर्म होते हैं, जितने भी ये रेगिस्तान है क्या है, गर्म होते हैं। गर्म को मैंने क्या मान लिया, एच मान लिया, यानी हॉट होते हैं। बोला है, यही तो बोला है ना कथन में कि सभी रेगिस्तान गर्म होते हैं। मैंने डायग्राम में बना लिया। अब इसी डायग्राम के बेसिस पे हम देखेंगे निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला बोला है कि सभी गर्म रेगिस्तान है, सभी जो गर्म है वो रेगिस्तान है। देखिए बड़ा वाला जो सर्कल ये दिख रहा है, एच को डिनोट कर रहा है। भाई ये सभी बड़ा जो एच सर्कल है, ये कैसे आर हो सकता है, रेगिस्तान कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, यानी पहला गलत है। पहला क्या है, गलत है। भाई कैसे हो सकता है, मैं ये बोल सकता हूं कि सभी रेगिस्तान गर्म हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकता कि सभी गर्म रेगिस्तान है। भाई नहीं हो सकता है, बात समझ पा रहे कि नहीं। भाई बड़े सर्कल इस छोटे में कैसे जा सकता है, कैसे समा सकता है, नहीं समाएगा ना। लेकिन ये छोटा सर्कल आर का तो समा जा रहा है ना, तो सब आ रहे हैं कि नहीं आर एच में, लेकिन सभी एच आर में नहीं आएंगे ना, इसलिए पहला गलत है, यानी फर्स्ट निष्कर्ष गलत है। दूसरा क्या बोला है कि कुछ भूमि रेगिस्तान है। कुछ जो बी है ना वो रेगिस्तान है, बिल्कुल है। देखिए कुछ जो ये बी है, देखिए इंटरसेक्ट किया ना, कुछ बी, इस बी रेगिस्तान आपका भूमि का कुछ भी आ रहा है, और रेगिस्तान का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ रहा है, सर्कल का कट रहा है कि नहीं, यानी कुछ भूमि क्या है आपका गर्म है। कुछ भूमि क्या है, गर्म है। गर्म पूछ रहा है ना, रेगिस्तान नहीं पूछ रहा है, यही तो पूछा ना, कुछ भूमि गर्म है। तो देखिए हॉट एच का भी तो आ रहा है ना, एच का भी सर्कल इसी में तो आ रहा है ना, ये वाला देखिए, यानी कुछ भूमि गर्म है, ये बात सही बोला जा रहा है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए समस्या चित्र को उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित किया गया है, वह उत्तर चित्र कौन सा है। सिंपल सा प्रश्न है। इसे क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि ये जो चित्र दिया गया है ना, यह किस ऑप्शन में सन्निहित है, यानी किस ऑप्शन में ऐसा चित्र हमें मिल सकता है, यानी किस ऑप्शन से अगर हम तोड़ फोड़ करें, जुगाड़ लगाएं, कहें भैया हमको ऐसा चिन्ह दे दीजिए तो वो दे देगा। तो सिंपली आप लोग ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन एक एक पकड़िए और देखिए कि किस ऑप्शन में ऐसा हमको डायग्राम मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए मैंने चेक किया तो ए में तो मुझे नहीं दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो दिखा, ठीक है, ऊपर भी दिखा, लेकिन ये नहीं दिखा, ए में नहीं है। बी में हमको दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, देखिए ध्यान से, बी में हमको तो दिख रहा है कैसे, यहाँ से मैंने नीचे आया, ठीक है, नीचे से मैंने पूरा ऊपर गया, ऊपर से ऐसे, यही तो दिया है ना, ऐसे नीचे ऊपर ऐसे, ठीक है। यानी बी हमारा सी में मिलेगा नहीं, डी में भी नहीं मिलेगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेनी का घर पश्चिम मुखी है, उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे। प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में है। डायरेक्शन का सवाल है, इजी सवाल होता है। सिंपल, जब भी आपको डायरेक्शन का प्रश्न मिले तो कुछ भी नहीं करना होता है, जैसे जैसे बोला जाए क्वेश्चन में वैसे वैसे करिए आप और आंसर ला दीजिए, और कोई बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन के प्रश्न को करने के लिए एक बात आपको बेसिक पता होना चाहिए कि ऊपर नॉर्थ उत्तर, नीचे साउथ दक्षिण, इधर ईस्ट पूरब, इधर क्या होता है वेस्ट पश्चिम होता है। सिंपल, सबको पता होगा। अब देखिए बोल रहा है कि पेनी का घर पश्चिम मुखी है, यानी पेनी का जो घर है ना, पेनी कोई लड़की है, उसका जो घर है ना, उसके घर का दरवाजा पश्चिम की तरफ खुला है, यानी इधर की तरफ खुला है, ठीक है। तो उसके घर में प्रवेश करने पर आप, यानी जब घर में प्रवेश करेंगे तो पश्चिम दिशा से प्रवेश करेंगे, ऐसे भाई पश्चिम मुखी है तो ऐसे जाएंगे आप, उसके घर में ढुकेंगे, एंट्री मारेंगे, मार रहे हैं घर में अंदर चले गए। उसके घर में प्रवेश करने पर आप किचन को दाहिनी तरफ पाएंगे। जब घर में एंट्री मारते हैं, ठीक है, तो उसका किचन क्या है, इधर की तरफ है, इसका दाहिना यानी इधर की तरफ। भाई दाहिना इधर ही तो होगा ना, जब ऐसे एंट्री मारेंगे उसके घर में तो दाहिना नीचे आ जाएगा, ठीक है। दाहिनी तरफ पाएंगे, किचन यहाँ पे है दाहिनी तरफ,
प्रवेश द्वार के संदर्भ में किचन किस दिशा में है? तो यही हमसे पूछ रहा है कि प्रवेश द्वार, यानी भैया ये प्रवेश द्वार यही तो है ना, यही वाला प्रवेश द्वार है, इसके संदर्भ में किचन किधर है? तो इसके संदर्भ में ये नीचे है, यानी दक्षिण की तरफ, नीचे यानी साउथ दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।